बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सी लैंग्वेज को करने जा रहे हैं बेसिकली स्टार्ट। तो सी लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, ये है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए या कह लें कि मुख्तलिफ टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती है। और गेमिंग्स वगैरह में मुख्तलिफ यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास इन्वेंट्री से सॉफ्टवेयर हैं या किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सब की डेवलपमेंट जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर की जाती है। आज जो हम देखेंगे वो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन होगा कि व्हाट इज बेसिकली सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज में जो हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री को कवर करेंगे बेसिकली कि सी लैंग्वेज जो है वो इवॉल्व कैसे हुई और किन किन मराहल से गुजर के जो है वो सी लैंग्वेज हम तक पहुंची है। यानी कि आप कह लें कि सी लैंग्वेज जो है वो सीधा ऐसे नहीं हुआ कि सी लैंग्वेज सीधी इंट्रोड्यूस करवा दी गई, नहीं, बल्कि इससे पहले कुछ लैंग्वेजेस थी जिनकी बेस पे सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जो कि इससे पहले जो लैंग्वेजेस थी वो विदाउट डाटा टाइप्स जो लैंग्वेजेस थी वो होती थी, जिनमें डाटा टाइप्स का यूज बिल्कुल नहीं होता था। जो इससे पहले जितनी भी लैंग्वेजेस थी उनमें डाटा टाइप्स यूज नहीं होती थी, जबकि जो सी लैंग्वेज थी इसके अंदर वेरी फर्स्ट टाइम डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। कुछ बहुत से दीगर फीचर्स को भी ऐड किया गया और कुछ उससे जो पिछले वर्जन्स की जो लैंग्वेजेस थी जो उससे पहले जो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी उनके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को सी के अंदर ऐड किया गया। इस तरह से पिछली लैंग्वेजेस का के कुछ कॉन्सेप्ट्स, डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट और कुछ चंद एक दीगर यानी कि उसमें चेंजेस ला के सी लैंग्वेज जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसको जो है वो डेवलप किया गया। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री में सबसे पहले 1960s के अंदर एल्गोल 60 लैंग्वेज जो थी वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। एल्गोल 60 के नाम से 1960 के अंदर एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी जो कि अरिथमेटिक लैंग्वेज थी। बेसिकली अरिथमेटिक लैंग्वेजेस का क्या मुराद है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो अरिथमेटिक जो वैल्यूज हैं, जो अरिथमेटिक रूल्स हैं, उनको फॉलो करके जो प्रोग्रामिंग थी वो की जाती थी। बहुत सिंपल और सादी सी प्रोग्रामिंग थी, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग करना इसमें इतना इजी नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि इसी की बेस पे ये जो थी जो एल्गोल थी वो रिप्लेस की गई थी फोटोन लैंग्वेज को। फोटोन को इसने क्या किया था, इसने इसको रिप्लेस किया था एल्गोल 60 ने आके। यानी कि एल्गोल 60 के की मदद से हमने फोटोन लैंग्वेज को रिप्लेस किया और उसमें अरिथमेटिक जो वैल्यूज हैं उसको यूज किया गया प्रोग्रामिंग के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1963 में एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसका नाम रखा गया सीपीएल। सीपीएल से मुराद कंबाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ये कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। कुछ एल्गोल के कॉन्सेप्ट्स थे उसमें और फोटोन वगैरह को उनको कंबाइन करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और इसको डेवलप किया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है सीपीएल, इसको 1963 में डेवलप किया गया था। इसके बाद फिर 1967 में सीपीएल की बेस पे फर्दर एक और लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम रखा गया बीसीपीएल। बीसीपीएल का मतलब यह बनता है बेसिक प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जो कि BCPL इसका मतलब बनता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ही करवाया गया था। और इसको जिस साइंटिस्ट ने यानी कि डेवलप किया था उसका नाम था मार्टिन रिचर्ड्स। मार्टिन रिचर्ड्स ने 1967 में CPL की बेस पे कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेस पे बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। और कहां पे? वही सेम लेबोरेटरी यानी कि वही सेम यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। लेकिन इस मरतबा जो साइंटिस्ट था उसका नाम था मार्टिन रिचर्ड, जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसको फर्दर इस पे थोड़ा सा काम हुआ और 1969 में बी लैंग्वेज के नाम से एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई। और इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया गया बेल लेबोरेटरी के अंदर। और इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाली जो साइंटिस्ट था उसका नाम था केन थॉम्पसन। केन थॉम्पसन ने 1969 के अंदर बी लैंग्वेज को बेल लेबोरेटरी के अंदर यानी कि कह लें कि इंट्रोड्यूस करवाया, इसको डेवलप किया। बेसिकली केन थॉम्पसन ने इसको 1969 के अंदर डेवलप किया बी लैंग्वेज को। फिर क्या हुआ कि जब ये सारी लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हो गई तो हमने पहले बात की, ये सारी की सारी जो लैंग्वेजेस थी ये क्या थी? ये बेसिकली टाइपलेस थी बेसिकली। तो ये सारी की सारी जो लैंग्वेजेस थी ये बेसिकली क्या थी? ये टाइपलेस लैंग्वेजेस थी। इनमें किसी भी किस्म की टाइप यूज नहीं की जाती थी। टाइप से मुराद मेरा डाटा टाइप्स, किसी भी किस्म की डाटा टाइप्स यानी कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह जो डाटा टाइप्स हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ये इन सब के बगैर थी। इनमें किसी किस्म का यूज नहीं किया गया था। तो फिर क्या हुआ कि 1972 में एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसका नाम रखा गया सी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में क्या किया गया कि इसके अंदर वेरी फर्स्ट टाइम जो डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया। उसमें ये तमाम जो पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी यानी कि एल्गोल थी, CPL थी, BCPL थी या बी लैंग्वेज थी, इन सब लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा किया गया। यानी कि कुछ इन सब के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया, उनको कंबाइन किया गया डाटा टाइप्स के साथ, और इसके अलावा कुछ दीगर कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक नई लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई। कहां पे की गई? इसी सेम बेल लेबोरेटरी के अंदर की गई। और इसका जो डेवलपर था उसका नाम था डेनिस रिची। डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने इसको डेवलप किया कहां पे? सेम बेल लेबोरेटरी के अंदर, जहां पे हमारी बी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी जिसको केन थॉम्पसन ने किया था। इस मतलब जो साइंटिस्ट था उसका नाम था डेनिस रिची। उसने सी लैंग्वेज को बेल लेबोरेटरी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसमें क्या किया गया कि बाकी जितनी लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हो चुकी थी 1960 से लेके 1969 तक, ये तमाम लैंग्वेज की कुछ बेसिक फीचर्स को लेके उसको डाटा टाइप का एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट किया गया और इन सब के बेसिक फीचर्स को लेके उनके साथ कंबाइन किया गया और उसमें मजीद कुछ डेवलपमेंट्स की गई और एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसका नाम रखा गया सी लैंग्वेज। तो ये इस तरह से हमारी जो सी लैंग्वेज है वो वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो डेवलप्ड हुई या इंट्रोड्यूस हुई दुनिया के सामने।
फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1989 में एक अदारा है आंसी, आंसी मेंट फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट आंसी ने क्या किया कि वेरी फर्स्ट टाइम इसको कह लें कि एज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट करने का क्या मतलब होता है कि इसके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं इंटरनेशनलाइजेशन के लिए, यानी कि कुछ अदारे होते हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। ये जो आंसी अदारा है विद इन अमेरिका, ये क्या करता है, ये सारी दुनिया में बेसिकली जो है वो मुख्तलिफ चीजों के स्टैंडर्ड्स सेट करता है इंटरनेशनली। अपनी तरफ से ये स्टैंडर्ड्स इशू करता है कि हमने इस चीज के लिए फला जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट किए हैं, इस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये चीज जो है वो इसके लिए वैलिड है, ये चीज इसके लिए वैलिड नहीं है। तो इस तरह से आंसी ने इसको 1989 में इसके स्टैंडर्ड्स को यानी कि उन्होंने इशू किया, इसके स्टैंडर्ड्स इशू किए, इसको एज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया गया। और फिर क्या हुआ कि इसको नेम दे दिया गया आंसी 89 या C89 का। इसके स्टैंडर्ड सेट किए अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने और इसको आंसी 89 या C89 का नाम दे दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि आंसी को फॉलो करते हुए ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि इसको इन्होंने भी इसको इसके स्टैंडर्ड्स को यानी कि रीइशू किया। सबसे पहले आंसी ने किया इसके स्टैंडर्ड्स को सेट, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को 1990 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO जो कि सारी दुनिया में स्टैंडर्ड्स सेट करती है तमाम चीजों के, उसने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसके स्टैंडर्ड्स को रीइशू किया गया। जो स्टैंडर्ड्स आंसी ने सेट किए थे उन्हीं सेम स्टैंडर्ड्स को इन्होंने यानी कि एक्सेप्ट कर लिया और इन्हीं को दोबारा से रीइशू किया गया। इन्हीं स्टैंडर्ड्स को अगेन 1990 में ISO ने भी इसको रीइशू किया और इस मरतबा इसका नाम रखा गया C90 के नाम से इसको नाम दिया गया। ISO की तरफ से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से C90 इसको नाम दिया गया और इसके स्टैंडर्ड्स को रीइशू किया गया, यानी कि सेम स्टैंडर्ड्स को ISO ने अपनी यानी कि अपने कह लें कि अपनी स्टैंप के साथ या अपनी यानी कि कह लें कि अटैचमेंट के बाद इसको जो है वो स्टैंडर्ड्स जो है वो उसको दिए गए और सेम स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करके उन्होंने इसको इशू कर दिया। 1995 में अगेन इसमें कुछ एक्सटेंशन की गई, कुछ चेंजेस लाई गई और इन चेंजेस को अगेन
आईएसओ ने दोबारा से इसको री इशू किया। इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन आया 1995 में, आईएसओ ने दोबारा इसको अप्रूवल दी अपने अप्रूवल लेटर के ऊपर, और फिर इसको इशू किया गया दोबारा से। इसके जो स्टैंडर्ड्स थे उनको यानी कि कहने के दोबारा से देखा गया उसके स्टैंडर्ड्स को, और उनको री इशू किया गया स्टैंडर्ड्स को, और इस मरतबा इसको नाम दिया गया C95 का। यानी 1995 में इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन था वो भी अप्रूवल मिल गई आईएसओ की तरफ से, और उसको C95 का नाम दे दिया गया। 1999 में अगेन इसका अगला जो वर्जन था उसको भी अप्रूवल मिल गई, उसमें भी कुछ एक्सटेंशंस थी, और इसका जो ये एक्सटेंडेड वर्जन था इसको भी अप्रूवल दी गई, और इस मर्तबा भी जो अदारा था वो था आईएसओ, और इस अदारे ने इसको अप्रूवल दे के इसके स्टैंडर्ड्स यानी कि दोबारा से उनको देखा गया उसके स्टैंडर्ड्स को, और इसको नाम दिया गया इस मर्तबा C99 का। इस तरह से आईएसओ ने इसके नेक्स्ट वर्जन को क्या किया कि जो है वो रीइशू किया, और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं दोबारा से इसके स्टैंडर्ड्स सेट किए गए, और उसको नाम दे दिया गया C99 का। 2011 दिसंबर में वंस अगेन इसका एक और एक्सटेंडेड वर्जन मार्केट में आया, जिसको आईएसओ ने दोबारा से उस पे नजरसानी की, उसको चेक किया, अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर परखा, और इसके स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करते हुए इसके स्टैंडर्ड को इसके जो स्टैंडर्ड्स थे उसको रीइशू किया, और इसको नाम दिया गया C11 का। 2011 की वजह से इसको नाम दिया गया C11 का, और ये वेरी लास्ट टाइम था जो इसका वर्जन आया था 2011 में, तो इसको नाम दिया गया जो आईएसओ ने दोबारा से इसके स्टैंडर्ड्स फिट किए थे वो 2011 था, तो इस तरह से इसको नाम दिया गया C11 का। इस तरह से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से होते हुए ये जो सी लैंग्वेज है ये डेवलप हुई, और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स ने इसके स्टैंडर्ड्स को परखा, इसको देखा, और इसको इंटरनेशनलाइजेशन के लिए मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के अंदर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसके स्टैंडर्ड्स को यानी कि एक्सेप्टेंस मिली, उसको इशू किया गया अपनी स्टैम्प के साथ, यानी कि अपने अदारे के अप्रूवल के साथ, और इस तरह से इसके जो नेक्स्ट जो वर्जन है वो मार्केट में अवेल होता गया। इस तरह से जो सी लैंग्वेज है वो इंट्रोड्यूस हुई। तो ये थी सारी की सारी इसकी हिस्ट्री, जिसको बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची ने जो है वो डेवलप किया था 1972 में, लेकिन इसको जो आंसी की तरफ से जो पहली अप्रूवल मिली थी, इसके स्टैंडर्ड सेट किए गए थे, वो 1989 था। 1990 में फिर आईएसओ ने भी सेम स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर 95 में, 99 में और दिसंबर 2011 में दोबारा से इसके स्टैंडर्ड्स को यानी कि दोबारा से टेस्टिफाई किया गया, और दोबारा से इसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट करके इसको C11 का नाम दे दिया गया। होप कि आपको समझ आया होगा इस लेक्चर को, इस लेक्चर की समझ आई होगी आपको। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम देखेंगे कि व्हाट इज बेसिकली सी लैंग्वेज, और किस तरह से जो लैंग्वेज है ये यानी कि इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग में, और किस तरह से हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तो ये लाइट कम थी, इसके लिए वेरी सॉरी। तो जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फर्दर जो है वो सी लैंग्वेज को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।